नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो गाउस थ्योरम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो स्वयं क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे इसको समझने में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, जनरली वो विजुलाइज नहीं होता है ना, हमको दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। हम इसको थोड़ा हाइड्रोडायनामिक्स है ना, हाइड्रोस्टैटिक्स की ओर लेकर के समझना चाहते हैं। फ्लक्स का मतलब एक प्रकार से बहाव से है, प्रभाव से है। जैसे पानी बहता है ना, फ्लो होते हुए देखा होगा, वाटर को फ्लो होते हुए देखा आप लोगों ने, उस फ्लो से है फ्लक्स का मतलब। जैसे घरों में आपने ट्यूब में पानी को फ्लो होते देखा है, कई बार हम लॉन में पौधों में पानी डालते हैं तो ट्यूब के माध्यम से डालते हैं। उसको थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब ऐसे नॉर्मली ट्यूब आपने पकड़ रखी है, तब पानी का फ्लो देखिएगा कैसे फ्लो हो रहा है, और उस ट्यूब में थोड़ा सा आप या तो अंगूठे से उस ट्यूब को प्रेस करें या फिर नली को थोड़ा टेढ़ा करना शुरू, तिरछा करना शुरू करें। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक ट्यूब है अपने, ये कोई ट्यूब है, ये इसमें पानी फ्लो हो रहा है, ये ट्यूब है, ये इसका एरिया है जो नॉर्मली इस प्रकार से, ये एरिया वेक्टर की बात कर लेता हूं मैं, ऐसा ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तब मैक्सिमम मात्रा में लिक्विड फ्लो होगा। या यूं कहूं मैं कि मान लीजिए कि कोई एक वाटर फ्लो हो रहा है और उसके परपेंडिकुलर ऐसे आप रिंग रख दीजिए, तो उस रिंग में से मैक्सिमम वाटर फ्लो होगा। और अगर उस रिंग को, जैसे ये रिंग है, ऐसे निकाल रहे हैं और ऐसे पानी जा रहा है, अब आप तिरछा करना शुरू करेंगे तो उससे पास आउट होने वाले लिक्विड की क्वांटिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब मैक्सिमम लिक्विड तब ही फ्लो होगा जब वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो। अब आप यहां अंगूठा लगा दो इस ट्यूब पे, या इसको, ऐसी ट्यूब है, ऐसा थोड़ा सा तिरछा करना शुरू करो, ऐसा 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 हम कभी कभी करते हैं। ट्यूब को देखिएगा आप, ऐसा करते हैं और फिर देखिए धीरे धीरे, और ठीक परपेंडिकुलर ऐसा कर देते हैं तो वाटर फ्लो जो है वो रुक जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको तिरछा करना शुरू करेंगे तो इसका लिक्विड का बहाव इस तरफ होने लगेगा। ये वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है आपकी, इस प्रकार से ऐसे। तो जो फ्लक्स ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो पर यूनिट एरिया से फ्लो हो रहा है, उसको हम कुछ इस प्रकार से डिनोटेट कर देते हैं V इंटू dx। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड, या पर यूनिट एरिया से फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम, या लिक्विड फ्लक्स, ये भी इसको कह देते हैं V इंटू ds को। ये V ये वेलोसिटी है और ये ds ये एरिया है। ठीक है, तो सिंपली फ्लक्स को आप इसी हिसाब से दिमाग में लाएं कि जब कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है और उसके मार्ग में आप कोई रिंग या कोई एक सरफेस एरिया रख रहे हैं, वो सरफेस एरिया इसके परपेंडिकुलर है, इस फ्लो के परपेंडिकुलर है, तो उससे मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा। परपेंडिकुलर है लेकिन इसका जो वेक्टर है वो उसी डायरेक्शन में, एरिया का जो वेक्टर है वो उसी डायरेक्शन में, ये प्लेन जरूर इसके परपेंडिकुलर, तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम लिक्विड जो है फ्लो होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कब क्रिएट होगा, जब कहीं चार्ज रखा हुआ है। चार्ज रखा है तो उससे इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, और वो इलेक्ट्रिक लाइंस किसी सब्सटेंस के एरिया से पास आउट होती हैं। तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एरिया से, किसी सरफेस से नॉर्मली पास आउट होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाते हैं। किसी चार्ज्ड सरफेस से
नॉर्मली पास आउट होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही किसी सरफेस से, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें, आओ मेरे साथ देखिएगा। मैंने क्या किया, ये मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इसमें कोई एक मैंने एक सरफेस एरिया, कंडक्टिंग एरिया ले लिया, ये मान लीजिए ये ले लिया। ये अभी इसका प्लेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, बट जब मैं इसका एरिया वेक्टर लूंगा, दैट मींस मैं इस पे एक नॉर्मल ड्रा करूंगा, जब नॉर्मल ड्रा करूंगा तो वो नॉर्मल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। ये आपका कोई इसका एरिया वेक्टर ले लिया मैंने ds। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना कि यहां पे डायरेक्शन हम लोग एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में देखते हैं, ना कि सरफेस के प्लेन के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अलग अलग किताबों में अलग अलग बात कही गई है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप लोग, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मान लीजिए आपका ऐसा ही लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थोड़ा सा मैंने सब्सटेंस को अब ऐसा रख दिया, ऐसा ऐसा। इस पर जब तुम नॉर्मल ड्रा करोगे तो वो नॉर्मल ऐसा जाएगा, ये नॉर्मल है आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं थोड़ा इसको मिटा दूं ताकि अच्छा लगे, है ना। ये इनके बीच में कोई एक एंगल बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। हमने क्या कहा आपसे कि आपको एरिया एलिमेंट के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल नहीं देखना है, बल्कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको एंगल देखना है। एरिया वेक्टर मतलब किसी सरफेस, प्लेन सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया गया नॉर्मल की डायरेक्शन, यानी उसके नॉर्मल से देखना है। तो ऑब्वियसली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इस नॉर्मल की डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा, तो ये तो बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो कंपोनेंट क्या बनेगा, E cos थीटा। अगर ऐसे लूंगा तो E cos थीटा, और उसी डायरेक्शन में लूंगा तो क्या। देखो एक डेफिनेशन तो क्या है, एक डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस से नॉर्मली पास आउट होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। एक और डेफिनेशन है, फ्लक्स को फाई से नोटेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यह भी एक डेफिनेशन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां के लिए क्या करोगे आप, फाई इज इक्वल टू, अब आप लोगे E cos थीटा इंटू ds, ये जो एरिया सर पे लिया है ना ये ds, तो आप इसको लिख सकते हो E ds cos थीटा। वैसे भी आप जानते हैं, आपने 11th में वेक्टर पढ़ा है कि दो वेक्टर क्वांटिटी A डॉट B इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली E ds इज इक्वल टू होता है E डॉट ds इज इक्वल टू होता है E ds cos थीटा, ठीक है। तो एक डेफिनेशन आप ये याद रखो, एक डेफिनेशन थ्योरेटिकल याद रखो। थ्योरेटिकल क्या कहा मैंने, फिर से बोलो आप। थ्योरेटिकल ये कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस से नॉर्मली पास आउट होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी ये याद रखो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इस बेस पर यहां केस लगते हैं, केस आप लोगों के लिए बड़े टिपिकल हो जाते हैं। जैसे मैं यहां केस फर्स्ट लगाता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, थीटा इज इक्वल टू इस कंडीशन में 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 0 होता है 1, तो ये फार्मूला लगाऊंगा तो ये फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू E इंटू ds, ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है।
हाँ भैया जरा सुन ले ध्यान से, किसी किसी बुक में ऐसा कहा गया है कि जब प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, केस देखिए केस क्या लगा रहे हैं, जब प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो और थीटा ले लेते हैं 0 का। कंफ्यूज होते हैं भाई परपेंडिकुलर में तो 90 का एंगल बनता है, ये कैसे ले रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, क्या ध्यान रखना है कि जब प्लेन, ये प्लेन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस एरिया एलिमेंट की बात करो आप तो ये परपेंडिकुलर है, लेकिन इस पे जब हम नॉर्मल ड्रा कर देते हैं तो ये नॉर्मल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। और हमको एंगल किसके किसके बीच में लेना है, नॉर्मल ऑफ द एरिया, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इसलिए एंगल यहां 0 का आता है, भले ही प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो जब बुक में ऐसा केस लिखा हुआ मिले कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि हमको नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देखना है। ठीक, और अगर इसी को वो लिख देते हैं दूसरा केस दूसरा है ना, हम तो लिख देते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो और एंगल 90 का ले लेते हैं, तो प्लेन है ना सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, वो एरिया एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये ले लिया हमने कोई एक प्लेन, ये प्लेन इसके पैरेलल हो गया, ये देखो, बट इसका जो नॉर्मल होगा वो हम इस डायरेक्शन में लेंगे, ये आपका यूनिट वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 90 का। तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 लें तब प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, ऐसा केस बनता है उसमें। तो आपको ध्यान क्या रखना है भाई, फील्ड तो जो एरिया एलिमेंट है वो तो पैरेलल ही है, जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही है, बट इसका नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 का बन जाएगा। और cos 90 इज इक्वल टू होता है 0, तो फ्लक्स हो जाएगा 0, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट नहीं होगा, इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, है ना। जबकि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर हो, एरिया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही काम करे, तब जो है फ्लक्स वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन 2 आप याद रखेंगे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सब्सटेंस से नॉर्मली पास आउट होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। हालांकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखना। जब इलेक्ट्रिक लाइंस किसी बॉडी से बाहर की ओर पास आउट होती हैं, बाहर निकलती हैं, तो वो पॉजिटिव फ्लक्स माना जाता है, और जब इंटर होती हैं ये ऐसे ये, तो ये नेगेटिव फ्लक्स माना जाता है। 2 प्रकार। एक और एग्जांपल से मैं आपको फ्लक्स को समझाना चाहता हूं, कैसे फ्लक्स अपना पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 रहेगा। मैं एक एग्जांपल और उठाना चाहता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। फ्लक्स की एक डेफिनेशन और मैं देना चाहता हूं। ये मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लो, मैं ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं, ये ऐसा। ऑब्वियसली आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इधर कहीं पॉजिटिव रखा है। ठीक है, मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर ले लिया। इसके 3 सरफेस ले रहा हूं, एक ये और एक कोई मैं ये सरफेस ले रहा हूं, है ना। एक ये S1 मान लीजिए, इसको S2 मान लीजिए और इसको S3 मान लीजिए। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पर अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा तो इसका नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, दैट मीन्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। यहां मैं अगर नॉर्मल ड्रा करूंगा, यहां पे एक नॉर्मल ड्रा करूंगा तो इधर जाएगा ये नॉर्मल, दैट मीन्स एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, है ना। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया, जिसके मैंने 3 सरफेस ले लिए, इसको मैंने S1 कह दिया, इसको S2 कह दिया और इसको S3 कह दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये आपकी E। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये होता है EdS cos थीटा। अगर मैं S1 से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, S1 से, तो यहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में या नॉर्मल के बीच में 0 का एंगल बन रहा है,
और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो फ्लक्स हो जाएगा phi इज इक्वल टू E इंटू डी एस। यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखना है और एरिया की वैल्यू रखना, फ्लक्स पता चल जाएगा। अगर मैं S2 से निकलने वाले फ्लक्स की बात करूं तो S2 में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है और नॉर्मल ऑफ सरफेस दैट मींस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच में 180 का एंगल बन रहा है और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो फिर यहां वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा phi इज इक्वल टू ES2। ऐसे ही मैं यहां पर भी लिख दूं ES1 क्योंकि मैंने सरफेस को S1 माना है। तो ये फ्लक्स हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि -1 वैल्यू होती है तो ये नेगेटिव फ्लक्स है, ये पॉजिटिव फ्लक्स है। और अगर S3 सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन ये है। तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 का और cos 90 होता है 0। तो इसमें मैं पुटअप करूंगा तो phi इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहां निकलने वाला फ्लक्स जो है वो हो जाएगा 0। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पॉजिटिव फ्लक्स माना जाएगा, कैसे नेगेटिव फ्लक्स माना जाएगा, कौन सा जो है वो 0 माना जाएगा। अच्छा, फ्लक्स की जो यूनिट है वो आप इस फार्मूले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। आप चाहें तो फ्लक्स की यूनिट निकाल सकते हैं। एक्चुअल में cos थीटा तो डायमेंशन लेस है, अदरवाइज हम इस फार्मूले से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। डायमेंशन फार्मूले की अगर बात करूं, डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहते हो, डायमेंशन फार्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो होता है वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है और एरिया आपका ds होता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mL/t-2, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम मतलब A इंटू टी और एरिया होता है, एरिया का होता है L स्क्वायर। तो ये L और ये L ये हो जाएगा mL/t-2A-1। ये फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, ये फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि एक छोटी डेफिनेशन ही आप याद रखें कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नमस्कार।